प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, हम लोग का जो लेसन नंबर 7 चल रहा है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे हम, जैसे हम लोगों ने अपवर्तन, ये विवर्तन सब पढ़ चुके थे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का रंग। जो हम लोग को वस्तुओं रंग बिरंग की दिखाई देती है, तो आखिर वो क्यों दिखाई देती है वैसे, ठीक है। यानी वस्तुओं के रंग के बारे में पढ़ेंगे, वस्तुओं के रंग, ठीक है। तो जनरली सबको पता है कि वस्तुओं का रंग मतलब कोई वस्तु लाल, हरा, नीला, पीला, श्वेत क्यों दिखाई देती है ऐसा। तो सब लोग जानते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो उनका कलर मतलब क्यों ऐसा दिखाई देती है। तो जब श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश है उन वस्तुओं पे पड़ता है, तो भाई सूर्य के प्रकाश में कितने रंग है? 7 रंग है, सबको पता है। तो उन 7 रंगों में से जितने रंगों को वो वस्तु अवशोषित कर लेती है और जिस रंग का परिवर्तन करती है उस रंग का हमें वस्तु दिखाई देती है। सपोज दैट मान लीजिए, कल्पना करिए कि जैसे एक वस्तु है, ठीक है, और उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। ये वस्तु है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, तो उसमें 7 कलर होते हैं, जिसमें से ये 6 कलर को अवशोषित कर ली और इसमें से एक कलर को रिफ्लेक्ट कर दी। मान लीजिए वो लाल रंग हो, तो ये वस्तु क्या दिखाई देगी? यानी ये वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की दिखाई देगी। तो हम कहेंगे कि वस्तु का रंग क्या है? लाल है। जिस रंग का रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है, जैसे हरा रंग का ये परिवर्तन करती है, ये वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो हरा दिखाई देगी, ठीक है। तो जितने रंगों को अवशोषित कर लेती है वो वस्तु और जिस रंग का परिवर्तन करती है उसी रंग का हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यदि सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो कैसी दिखाई देती है वस्तु? काला दिखाई देती है हमें। जब सारे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सारे रंगों को ये अवशोषित कर लेती है तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? काला दिखाई देती है, ठीक है। कैसी दिखाई देती है? काला दिखाई देती है। तो यही समझना है वस्तुओं के रंगों में कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, जब वो किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु जिस रंग को परिवर्तित करती है, जिस रंग का परिवर्तन करती है, वह वस्तु उसी रंग का हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो भाई वस्तुएं हमारी 2 होती है ना, एक होती है अपारदर्शक और दूसरी होती है क्या? पारदर्शक। तो इनमें कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पारदर्शक है और अपारदर्शक है, तो वस्तु रिफ्लेक्शन कर देगी, तो जिस रंग का परिवर्तन करेगी उस रंग का दिखाई देगी। यदि वस्तु पारदर्शक हो मतलब उससे कलर क्या होगा? रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो अपवर्तन होकर आगे चला जाएगा, तो वो किस रंग का दिखाई देगी? बात समझने की है ना। तो देखिए, अपारदर्शक में यही कंडीशन होता है, सेम जो मैंने अभी बताया, कि वस्तु जिस रंग का अवशोषित कर लेती है और जिस रंग का परिवर्तन करती है वह उस रंग का हमें दिखाई देती है, ठीक है। जिस रंग का परिवर्तन करेगी उसी रंग का हमें वो वस्तु दिखाई देगी। पारदर्शक में क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं, 7 रंग होते हैं, उसमें से जो कलर, ठीक है, जैसे मान लीजिए हरा कलर गया और ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं, इसमें रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्या होगा? इसको सोख ली, ठीक है, ये इसे क्या कर ली? अवशोषित कर ली। फिर गया पीला रंग, मान लीजिए पीला रंग गया, तो इसको भी क्या कर लिए? अवशोषित कर ली, यानी ये दूसरे कलर को भी क्या कर ली? अवशोषित कर ली। कोई तीसरा कलर जैसे हमने डाला, तीसरा कलर पड़ा श्वेत प्रकाश का, जैसे मान लीजिए पड़ा आपका नीला, ठीक है, और इसका क्या हो गया? ये वस्तु से ये अपवर्तन हो गया, तो जो वस्तु होगी कौन सी कलर का दिखाई देगी? नीले कलर की दिखाई देगी। यानी जिस रंग का अपवर्तन होगा, पारदर्शक में वो रंग आर पार हो जाएगा, यानी प्रकाश आर पार हो जाएगा, उसी को तो हम लोग पारदर्शक बोलते हैं। तो जिस रंग का अपवर्तन होगा यानी वस्तु को वह रंग भेद कर आगे निकल जाएगा, यानी अपवर्तन होगा, जिस कलर का अपवर्तन होगा वह वस्तु उसी कलर का दिखाई देगी। और अपारदर्शक में क्या था कि जिस कलर का परावर्तन होगा वो वस्तु उस रंग की हमें दिखाई देगी अपारदर्शक में। अपारदर्शक में जिस रंग का अपवर्तन होगा उस रंग का वस्तु हमें दिखाई देगी। बात समझ में आई है? तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, जो 7 रंग होते हैं आपके
जो श्वेत प्रकाश में, तो उसमें से मूल रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ठीक है, तो जो आपके मूल रंग हैं, मूल रंग वो कौन कौन से, तो जो श्वेत प्रकाश में आपके जो 7 रंग होते हैं उसमें से आपका लाल, हरा और नीला, हरा और नीला, ये जो 3 रंग है, इन्हीं 3 रंगों को हम लोग मूल रंग कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से मूल रंग है, ऑप्शन दे दे, क्या दे दे, पीला, लाल, ठीक है, पीला, लाल, और दे दे आपका बैगनी, ठीक है, बैगनी, काला। तो उसमें से आप किसे मारेंगे, तो इन तीनों में से जो भी होगा, जैसे आपका लाल था तो आपको लाल को मारेंगे, क्या मूल रंग है। ये जो लाल है मूल रंग है। क्यों कहते हैं इसे, तो ये अन्य किसी रंग से मिलकर नहीं बनते हैं, ठीक है, अन्य किसी रंग से मिलकर नहीं बने होते हैं, नहीं बने होते हैं, अर्थात इन्हीं रंगों को एक दूसरे से मिलाकर हम अनेक रंग को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इन्हीं तीनों रंगों से। ठीक है, इन्हीं तीनों लाल, हरा, नीला से ही हम लोग दुनिया के जितने भी रंग हैं उन सबको हम बना सकते हैं। देखिए, जैसे लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे रेड है, लाल है, ठीक, और क्या है, ग्रीन है, हरा है, तो लाल और हरा को मिलाएंगे तो आपका पीला रंग बनेगा। क्या बनेगा, पीला रंग बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह लाल और नीला को यानी ब्लू को मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा वायलेट, बैगनी कलर का बन जाएगा। कैसा, बैगनी कलर का बन जाएगा। उसी तरह यदि आप ब्लू को और ग्रीन को मिलाइए, जैसे लाल हरा मिला दिए, लाल नीला मिला दिए, वैसे आप हरा और नीला मिला दीजिए। ठीक है, क्या, हरा यानी ग्रीन और ब्लू, इसको मिलाएंगे तो आपका मयूरी नीला प्राप्त होता है, मयूरी नीला, मयूरी नीला प्राप्त होता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम द्वारा भी और ये जो रंग प्राप्त हुए ना आपका पीला, बैगनी, मयूरी, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। और इन मूल रंगों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग। यही जो है हमारे प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग। ठीक है, लाल, हरा, नीला को मूल रंग या प्राथमिक रंग बोलते हैं, यानी यही जो रंग है इन्हीं तीनों रंगों से हम मिलाकर दुनिया के सारे रंग हम बना सकते हैं। कुछ अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिला के हम रंगों को बना सकते हैं। और ये जो लाल और हरा के मिलाने से पीला, बैगनी, मयूरी सब रंगों को मिलाने से बना है, इसे हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हैं। क्या, द्वितीयक रंग बोलते हैं। बात समझ में ये। आपको मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस रंग को मिलाने से कौन कौन सा रंग बनेगा। जैसे आपको दिखने को मिलता है ऐसे, चलिएगा समझिएगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इधर ये अलग है, ठीक है। ये जो त्रिभुज जैसे बनाए हैं हम, तो देखिए यहाँ पे जो रेड और ग्रीन को मिलाने से हमें क्या मिला, पीला। रेड और ग्रीन से मिलाने से क्या बना, पीला। यानी इस कोने को लेंगे, ठीक है, तो इंजन का ये जो बीच वाला दिख रहा है ये रंग मिलेगा। यानी रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो पीला मिलेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बैगनी मिलेगा, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो मयूर पीला मिलेगा। उसी तरह रेड और मयूर पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग मिलेगा, श्वेत रंग मिलेगा। ब्लू और पीला यानी नीला और पीला को मिलाएंगे तो कैसा रंग मिलेगा, श्वेत रंग मिलेगा। और बैगनी और हरे रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग मिलेगा, श्वेत रंग मिलेगा। तो जिन रंगों से, जिन दो रंगों से या जिन दो या दो से अधिक रंगों को मिलाने से हमें श्वेत प्रकाश मिलता है, श्वेत रंग मिलता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पूरक रंग। क्या बोलते हैं, पूरक रंग या संपूरक रंग बोलते हैं। तो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग, इतना समझ में आया आपको। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, तो जो मूल रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, इन्हीं को हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। इन्हीं रंगों से मिला के हम अनेक प्रकार के रंग बना सकते हैं।
जैसे और इन्हीं को मिलाने से जो रंग बनता है, जैसे रेड ग्रीन, यानी इनको मिलाने से जो हमें रंग मिला, इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। ठीक है। और ये जो पूरक रंग हैं, पूरक रंग ये बताएंगे कि जिन दो रंगों को मिलने से हमें श्वेत रंग प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पूरक रंग। जैसे पीला और नीला को मिलाने से श्वेत मिलेगा, लाल और मयूर नीला को मिलाने से श्वेत मिलेगा, और बैगनी और हरे रंग को मिलाने से क्या मिलेगा, श्वेत प्रकाश मिलेगा। तो इन रंगों को, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, पूरक रंग बोलेंगे। बात समझ में आई है? तो नोट करिएगा। और हम आगे देखते हैं क्या, लेंस पढ़ते हैं। लेंस, वस्तुओं का रंग समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस, तो इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं आगे हम लोग लेंस। लेंस पढ़ते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या बताएंगे आप? तो बताएंगे लेंस की परिभाषा की प्रायः दो, ठीक है, प्रायः दो गोलीय कांच से, गोलीय कांच से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो गोलीय कांच के टुकड़े हैं, दो गोलीय कांच के ठोस भाग हैं, और इनसे जो घिरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस। वो भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। जैसे ये दो गोलीय कोश से घिरे हुए भाग को, वो भी कैसे, तो पारदर्शक होने चाहिए। कैसे, पारदर्शक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो लेंस की परिभाषा बताएंगे आप। क्या परिभाषा आपसे पेपर में तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बस समझ लीजिए कि दो गोलीय कोशों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस बोलते हैं। ठीक है। हमारे लेंस में ये बात, एक कंडीशन होती है कि इसका एक पृष्ठ, ठीक है, जैसे दो गोली कोश से घिरा हुआ भाग है, पारदर्शक ठोस भाग है, तो इसका एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, वक्री होना चाहिए। यानी एक पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो, वक्रीय हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ठीक है। हमारे लेंस जो होते हैं मेनली, यानी मुख्यतः दो होते हैं। कौन कौन से, तो अवतल लेंस, जैसे दर्पण, आपके गोली दर्पण जो होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसी तरह होते हैं अवतल लेंस। और एक क्या होता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो वह लेंस जिसका वक्री भाग क्या हो, दबा हुआ हो। ठीक है, वक्री भाग दबा हुआ, जैसे ये ऐसे दबा हुआ हो वक्री भाग, तो उसे बोलेंगे क्या हम लोग, अवतल लेंस। ठीक है। और जिस लेंस का वक्री भाग उठा हुआ हो, ऐसे उठा हुआ हो, तो उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। बात समझ में आई है? तो अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो जिसका वक्री पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। और जिसका वक्री पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। बात समझ में आई है? जिस तरह आप दर्पण में इसमें इसके जो अक्ष खींचते से, उसी तरह इसमें भी अक्ष होता है, यानी जो लेंस का बीच वाला पोर्शन होता है उससे, और ये जिस गोली भाग से घिरा होता है उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। जैसे इसका भी अक्ष होगा ऐसे। बात समझ में आई है? आपके जो उत्तल लेंस, देखिए जो दो गोली कोश से भाग से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो क्या होंगे, केंद्र होंगे, और दो क्या होंगे, फोकस होंगे। जैसे एक इधर केंद्र होगा, ठीक है, यानी ये वाला जो गोला है इसका एक केंद्र होगा, ठीक, और ये वाला जो गोला है इसका भी एक केंद्र होगा, C1 C2 मान लेते हैं। फिर इस गोले का भी कोई क्या होगा, फोकस बिंदु होगा F1, और इसका भी एक फोकस बिंदु होगा F2। बात समझ में? उसी तरह इसमें भी होगा, ठीक है, इसमें भी दो होंगे आपके केंद्र, और दो क्या होंगे आपके फोकस। बात समझ में? इसमें भी आपके क्या होते हैं, दो केंद्र और दो फोकस होते हैं।
बस ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जो उत्तल लेंस में फोकस होता है, जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस की हम लोग बात करें, मुख्य फोकस की, तो इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस किधर होता है, दाईं तरफ होता है। किधर होता है, दाईं तरफ। यानी इस वाले फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस वो क्या होता है, बाईं ओर होता है, बाईं तरफ। यानी इस वाले फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, पूछ देता है क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है किधर होता है, दाईं तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, दाएं बाएं दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे क्या, उत्तल लेंस में दाईं तरफ जो होता है फोकस उसे मुख्य फोकस लेते हैं, और अवतल लेंस में जो बाईं ओर होता है उसे हम मुख्य फोकस लेते हैं। बात समझ में आई है? इतना क्लियर हुआ? समझते हैं इसके आवर्धन क्षमता को, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और समझ लेते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, जो लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, तो लेंस की आवर्धन क्षमता आपकी क्या होती है, तो होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। बात समझ में आई है? जिस प्रकार दर्पण में होता है ना आपका क्षमता, उसमें भी आवर्धन क्षमता आता है I/O, या इसी यही बराबर होता है -V/U के। ठीक है, और आवर्धन क्षमता को किससे दिखाते हैं, तो M से दिखाते हैं, स्मॉल m से। यही आपका फॉर्मूला आता है आवर्धन क्षमता का। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता हम लोग बोलते हैं। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए वस्तु की लंबाई दे दे कुछ, जैसे मान लीजिए I का मान दे दे आपका 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, और वस्तु कितने की है, 2 सेंटीमीटर की है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। और जो आवर्धन क्षमता का मात्रक होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि भाई ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, इसका कट जाएगा मात्रक, यानी इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, एक तो हो गया आवर्धन क्षमता, एक होता है आपका लेंस क्षमता, लेंस की क्षमता लिया, लेंस क्षमता। तो ये क्या होता है, लेंस क्षमता, इसको दिखाते हैं P से। किसे दिखाते हैं, P से। बताएंगे लेंस क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, जब अपवर्तन होता है तो उनके जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, 1/f। ये कब होता है, जब f किस में हो, मीटर में हो। ठीक है, यदि f सेंटीमीटर में हो तो यही हो जाता है 100/f। कब, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो, cm में हो। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता क्या बताएंगे, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि फोकस के व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। या ऐसे कहते हैं जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके ये फार्मूले होते हैं, f बराबर 1/f। f जब मीटर में हो तो 1/f रखेंगे, और जब f सेंटीमीटर में हो तो 100/f रखेंगे। ठीक है, जो क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आई है। और हाँ, एक और नोट कर लेते हैं, लेंस के जो फार्मूले हैं, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f
v माइनस 1/u होता है। जैसे दर्पण में आपका बताया था मैंने, उसमें प्लस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस होता है। जहाँ पे f क्या है, तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, u क्या है, v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, तो वस्तु की दूरी। ये इतना होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। और हमने जिस तरह दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े थे कि जो लेंस, भाई लेंस हमारे दो हैं, ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो उसमें इनका सब चिन्ह क्या होता है, जिस तरह दर्पण में हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। तो जस्ट अपोजिट होता है, दर्पण का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है वह उसमें इसमें हो जाती है उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी। अवतल दर्पण की जो प्रॉपर्टी है इसमें उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी हो जाती है, और उत्तल दर्पण की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें अवतल लेंस की प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे समझा देते हैं, इसको नोट करिए, फिर समझा देते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम, जिससे उसे भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ले हम लोग उत्तल लेंस ले, ठीक है, उत्तल लेंस, और इधर ले रहे हैं हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो हमारा उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, और अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए तो क्या होता है इसमें, तो मैंने बताया था कि जो u होता है सबके लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। जो u होता है वो सबके लिए निगेटिव होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे बनता है, इधर ऐसे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो किरणें होती हैं वास्तव में काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनता है यानी जो v बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और f, इसमें f जो फोकस होता है, मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है, यानी चिन्ह परिपाटी का नियम यही है ना, x y x डैश y डैश। तो इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, और ये x डैश है, और जो इसका बीच वाला है ये y है, और ये y डैश है। तो देखिए जो ऊपर है क्या होगा, ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नीचे आने पे निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए जब वस्तु इधर है तो क्या होती है, निगेटिव होती है। प्रतिबिंब इधर बनता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोकस दूरी इधर होती है तो फोकस हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बात समझ में आई है। उसी प्रकार इधर क्या होता है, दर्पण में हम लोग का पढ़े थे, दर्पण में क्या होता है, इधर वस्तु क्या होती है, यानी जो हमारा u होता है सबके लिए क्या होता है भाई, वो तो निगेटिव होता है। इसमें प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है तो v भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और फोकस भी इसमें इधर ही होता है तो f क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें सारा निगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस की, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में क्या होता है, ऐसे लेंस बनता है। और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। ये इसका मेन एक्सिस है और ये इसका मेन एक्सिस है, ठीक है। इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब किधर बनता है, जैसे मान लीजिए यहीं प्रकाश गया ऐसे, तो इसका ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी इसका फोकस, मेन फोकस इधर होता है, वस्तु भाई इधर ही रखी जाएगी, अब प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। तो क्या होता है, इसमें जो u होता है वो तो भाई सबके लिए निगेटिव होता है।
आपका v भी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और f भी क्या होता है, निगेटिव होता है। f भी क्या होता है, निगेटिव होता है। बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश इधर जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे इसका परावर्तन हो जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या बताया था, u सबके लिए निगेटिव होता है। इसका जो फोकस है इधर है, यानी f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वस्तु इधर ही बनती है ना, यार अरे सॉरी, प्रतिबिंब इधर बनता है, तो भी क्या हमारा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई है? तो ये हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा था, सबको नियम क्लियर हुआ? चलिए, तो ये इसे याद रख लीजिएगा कि उत्तल लेंस में यू वी एफ का चिन्ह क्या होता है, अवतल लेंस में यू वी एफ का चिन्ह क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्ह क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे। एक बात याद रख लीजिएगा, जो लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, ठीक है, तो जब लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसको अपवर्तनांक में क्या होती है, चेंजेस हो जाते हैं। जब इसको द्रव में डुबो देंगे, ठीक है, लेंस को, तो क्या होगा, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाता है। ठीक है, कंडीशन तो तब होती है जब जैसे इसका अपवर्तनांक n है, जैसे लेंस का अपवर्तनांक n है, कुछ भी हो, जैसे n मान लीजिए, अपवर्तनांक मान लीजिए, अब n का मान जितना हो भी हो, 1 2 3 4 डॉट जो भी हो, ठीक है, तो जब इसे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, यानी जो लेंस होगा, जो उसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है, उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। बदलने का मतलब, जो उत्तल लेंस है, वो किसकी तरह कार्य करने लगता है, अवतल लेंस की तरह, और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, वो किसकी तरह कार्य करने लगता है, उत्तल लेंस की तरह। यानी प्रकृति बदल जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। कब, जब जो लेंस है उसको अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं। कब, अधिक अपवर्तनांक वाले जल में डुबोने पर, यानी अधिक अपवर्तनांक वाले जल में डुबोने पर हमारे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। बात समझ में आई है? तो ये आपको बताना था, इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग पढ़ते हैं जो लेंस होते हैं, लेंस, इनका प्रयोग हम लोग बहुत से प्रकाशिक यंत्र बनाने में प्रयोग करते हैं लेंसों का। तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाशिक यंत्र थोड़ा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं प्रकाशिक यंत्र। एक बात, हाँ, जैसे इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण आपके फार्मूले आपको दिखा दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपके जैसे जब आवर्धन m तथा फोकस दूरी f ज्ञात हो, ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। देखिए, जब m और f हमें मालूम हो, लेंस की आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी मालूम हो, तो हम लोग प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका? प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला यूज करेंगे m² गुणे क्या होता है, वस्तु का क्षेत्रफल, m² गुणे वस्तु का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या यदि लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी हो, अर्थात u ज्ञात करना हो, तो आप इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या, 1 माइनस m अपान m इंटू f, ठीक है।
इस फार्मूले का यूज करके आप वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। कब? जब m और f मालूम हो। देखिए m और f दो ही फार्मूले में दिख रहे हैं, तो ये मालूम हो तो हम वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। ये आपका दूसरा फार्मूला है जो आपने नोट किया। और तीसरा है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात v का मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं कैसे? 1 माइनस m इंटू एफ। ये किसके लिए है? लेंस के लिए। जब लेंस की आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी मालूम हो तो आप u भी आसानी से निकाल सकते हैं और v भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये वाला फार्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। आवर्धन आपको पता है और फोकस, तो आसानी से ये निकाल सकते हैं। बात समझ में है? तो इन फार्मूलों का आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर पढ़ते हैं हम लोग प्रकाशिक यंत्र। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। क्योंकि जो मानव नेत्र होता है एक प्रकार का क्या है? ये भी प्रकाशिक यंत्र ही है। ठीक है, जो हमारा मानव जो नेत्र है यानी जो हमारी आंखें हैं एक प्रकार की प्रकाशिक यंत्र ही हैं। ये जो मनुष्य द्वारा हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है, मनुष्यों को भगवान द्वारा सबसे बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है हमारी आंखें। यदि आंखें ना होती तो हम ये दुनिया की जो सुंदरता है, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी दुनिया का हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो भगवान को थैंक्स कहिएगा कि उन्होंने हमें आंखें दी हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी आंखें होती हैं ये प्रकाशिक यंत्र होती हैं। क्या होती हैं? प्रकाशिक यंत्र होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आंख के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो आंख होती है हमारी ऐसे ही बना होता है ना हमारी आंखें। हाई स्कूल में देखे होंगे ऐसे पिक्चर बना हुआ है आंख की। ठीक है, अब मुझे इतना याद नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे ही बना होता है। ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पे हमारा लेंस होता है, आँख का क्या होता है? लेंस होता है। और इधर हमारी रेटिना होती है। ठीक है, जिसपे क्या बनता है? ऐसे प्रकाश जाता है तो इस पे हमारा क्या बनता है? यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो आँख होती है हमारी मेनली इसमें जो आँख होती है हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? ठीक है, जो आँख के मुख्य भाग हैं जिसमें से मैं दिखा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ थोड़ा। हाँ देखिए, पहला आपका है दृढ़ पटल। फिर सेकेंड है, यानी ये जो आंख के भाग है दृढ़ पटल, क्या है? आइरिस। थर्ड क्या है? आइरिस के बाद नेत्र लेंस। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका रेटिना। ये सब आंख के अंग हैं, आंख के भाग है विभिन्न। कचाभ द्रव। 6 है श्वेत मंडल। और 7th है पुतली और कोरोइड। पुतली कोरोइड। और 9 नंबर है आपका जलीय द्रव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने चीजों से जो हमारा होता है बना होता है क्या? हमारी नेत्र की जो रचना होती है, संरचना होती है, इतने भाग होते हैं नेत्र संरचना की। ठीक है, जैसे दृढ़ पटल यानी जो हम लोग की जो आंख की जो बाहरी सतह होती है ना, ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल।
ठीक है। ये जो धूल गर्दे सब होते हैं, इससे क्या करती है, रक्षा करती है हमारी दृढ़ पटल। आते बात करते हैं आइरिस की। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। और आइरिस के कारण ही मनुष्य के आंखों की जो कलर होती है अलग अलग होती है। जैसे किसी के नीला, किसी की भूरी, किसी की काली, वो किसके कारण होती है, आइरिस के रंग पे डिपेंड करती है। और जो आइरिस होता है एक अपारदर्शक, ये अपारदर्शक होता है, इससे प्रकाश क्या होती है, आर पार नहीं होती है। ठीक है, इस पे जो प्रकाश पड़ेगी वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। बात समझ में। और ये जो इसमें बीच में जो गैप टाइप का दिख रहा है, यही होती है हमारी क्या, पुतली। यही जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप आईना लीजिए और अपनी आंखों को थोड़ा बारीकी से देखिए। ठीक है, जो ऊपर का ये जो आपका लेयर टाइप का दिखता है, इसे दृढ़ पटल बोलते हैं। फिर ये जो आपका ब्लैक कलर का दिखता है ना, गोल सा, उसे आइरिस बोलते हैं। और उसमें जो मेन गाढ़ा काला सा दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, और पुतली आपकी छोटी बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो आइरिस होता है, ये क्या होता है, प्रकाश के हिसाब से अपने आकार को क्या छोटा बड़ा करता है, जिससे पुतली का आकार क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, जिसमें प्रकाश जितनी मात्रा में चाहिए हमारी आंखों को उतना मिलता है। ठीक है, और यानी ये जो आइरिस होता है, इसको प्रकाश को अपने अंदर, जैसे आंख के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है, आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा करता है पुतली को। उसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। बात समझ में। इसमें एक द्रव भरा होता है, उसी द्रव को हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं सब। ये रेटिना है जहाँ पे हमारा बनता है प्रतिबिंब, उसे क्या बोलते हैं, रेटिना। ये है हमारा नेत्र लेंस। ठीक है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, पवर्तन होके और उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तो हमारा होता है लेंस। ठीक है, तो जो हमारा आंख होता है, मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है, ये प्रकाशिक यंत्र ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, थोड़ी निकट बिंदु, दूर बिंदु, आंख की श्रांत अवस्था, इसके बारे में समझ लेते हैं। दर्शन कोण क्या होता है। तो जो निकट बिंदु होता है, अर्थात नेत्र से न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वह बिंदु जिससे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी आंख से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हम अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं, यानी जो समंजन क्षमता है, यानी ये जो पुतली को घटाने बढ़ाने की आइरिस द्वारा जो क्षमता होती है, इसके द्वारा हम लोग स्पष्ट रूप से जितने दूरी तक हम वस्तु को देख पाते हैं, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट दूरी। क्या बोलते हैं, अस्पष्ट दूरी। और अस्पष्ट दूरी कितनी होती है, और इसको डी से डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बात करते हैं दूरबिंदु की। तो दूरबिंदु वह दूरस्थ बिंदु जिससे नेत्र बिना समायोजन के स्पष्ट देख सके। यानी बिना हम अपने आंख को, मतलब ऐसे बड़ा ऐसे करके, बिना एकदम नॉर्मली हम जितनी दूर तक देख लेते हैं, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं दूर बिंदु। और ये जो हमारी आंख के लिए होता है, ये क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आंख की श्रांत अवस्था। आंख की श्रांत अवस्था से मतलब है अधिकतम दूरी अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दशा में मांसपेशियां ढीली रहती हैं, अर्थात उन पर किसी प्रकार का तनाव नहीं बढ़ता, तब आंख श्रांत अवस्था में होती है। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अर्थात हम लोग जैसे श्रांत अवस्था उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम जैसे दूर की वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, दूर की वस्तु को देख रहे हैं, तो बहुत दूर वस्तु होती है, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं लगभग हमारे समांतर हो जाती हैं, आते हुए जो एक्सिस होता है उसके समानांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाते हैं। और जो हमारी आँख है उसको बिना संयोजन किए हुए ही उसका जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूप से रेटिना पे बना देता है, तो ही हमारी होती है क्या, श्रांत अवस्था। उसे ही हम लोग बोलते हैं आँख की श्रांत अवस्था। ठीक है, दर्शन कोण क्या होता है, तो जब हम लोग वस्तु को देखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारी आँख है, ये वस्तु है, तो जब हम लोग देखेंगे तो ये वस्तु पे, इस वस्तु द्वारा आँख पे जो कोण बनता है,
इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतना बड़ा दिखाई देगी, दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु हमें उतना ही छोटा दिखाई देगी। बात समझ में आई है? तो इतना रहा आपसे किससे रिलेटेड? मानव नेत्र से रिलेटेड बातें, ठीक है। और इसमें थोड़ा दोष आता है, जैसे आंखों में हमारे दोष उत्पन्न हो जाता है। 3 दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो उसको भी समझ लेते हैं, उसका कारण क्या होता है और उसका निवारण क्या होता है, और ये दोष उत्पन्न क्यों होते हैं हमारी आंखों में, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, तो कितने दृष्टि दोष होते हैं हमारे आंख में? तो 3 होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। देखिएगा, ये नाम से आप लोग मत समझिएगा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है। निकट का अपोजिट क्या होगा? निकट का अपोजिट क्या होगा? दूर। क्या होगा? दूर। अर्थात निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, ये समझना है। निकट का अपोजिट क्या होता है? दूर। अर्थात दूर दृष्टि दोष में, अरे निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु क्या होती है? नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है इसका? कारण क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी आंख है, ये लेंस है आंख का, और ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी जो सामान्य दूरी होती है वो दूरी थोड़ी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए रेटिना यहाँ पे हो गया, ठीक है, और दूरी बढ़ जाती है तो जो हमें अनंत पे वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, अब भाई इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो अब क्या होता है? जैसे रेटिना यहाँ पे हो गई तो प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। इसका मतलब जो अनंत पे वस्तु होती है वो कुछ माने हमें दिखाई नहीं देती है, रेटिना पे मेन बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है, जिस कारण हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी जो रेटिना होता है, ठीक है, जो रेटिना होता है उससे पहले ही हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना पे साफ प्रतिबिंब, यानी रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिससे हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट का उल्टा समझिएगा दूर, यानी दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। उसी तरह दूर दृष्टि के दूर का मतलब क्या होता है? निकट। अपोजिट क्या होता है? निकट। अर्थात निकट की वस्तु हमें क्या होगी? दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। यानी इस वर्ड का ही अपोजिट होता है। दूर का मतलब निकट, और दोष है तो मतलब भाई दिखाई देगा नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब ठीक इसका अपोजिट कारण हो जाएगी। इसमें जो नेत्र लेंस होता है और जो रेटिना होता है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन कम हो जाती है, जिससे जो पास में जो वस्तु रखा होता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर न बन के थोड़ा रेटिना से दूर बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है, जिससे हमें निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कारण है यही दृष्टि दोष होने की। और जरा दृष्टि दोष तो हमें वृद्धावस्था में होती है। कहाँ होती है? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में नहीं हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, नहीं नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हमें बहुत यानी समंजन क्षमता समझिए बिल्कुल खत्म हो जाती है। समंजन जो क्षमता होती है, समंजन क्षमता वो क्या हो जाती है? पूरी तरह खत्म हो जाती है। यानी हम अपनी जो समंजन क्षमता है, यानी जो हमारी आँख की समंजन क्षमता है, कम दूरी देखना हो तो जो हमारा जो आइरिस है
वो पुतली को छोटा बड़ा एडजस्ट करके जो प्रकाश की मात्रा जितनी चाहिए उतनी देता है। यही वृद्धावस्था में कम हो जाता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमें जो उस समय जो दोष उत्पन्न होता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी ना दूर की वस्तु को देख पाते हैं, नहीं नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बात करें इसकी निवारण की तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु निकट बन जा रही है तो भाई प्रकाश को यहां तक ले जाना है, थोड़ा इसको यहां तक ले जाना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है, फैलाता है प्रकाश को। तो जैसे दूर की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, तो थोड़ा ये क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बना देगा, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। उसी तरह इसमें क्या होता है, ये जो वस्तु दूर बन रहा है तो इसके आगे लगा देते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। तो जो दूर प्रकाश गया होता है इसको थोड़ा एकत्रित करके कहाँ बना देता है, इसको रेटिना पे बना देता है, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और इसमें हम द्विफोकसीय प्रयोग करते हैं, द्विफोकस वाला लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है। ठीक है, जब दूर की वस्तु को देखना होता है, दूर की वस्तु को देखना होता है, दूर की वस्तु को, तो उस समय क्या होता है, उत्तल लेंस हमारा काम करता है उसमें का। और जब नजदीक का देखना होता है तो उसमें क्या कौन सा लेंस लगा होता है, अरे इसमें अवतल लेंस, इसमें उत्तल लेंस। ठीक है, उसमें दोनों फोकस लगे होते हैं जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो यही हमारे होते हैं 3 दृष्टि दोष। इसको और बेहतर से समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, दोष, कारण और उसके उपचार। इसको आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग थोड़ा देखते हैं प्रकाशिक यंत्र कुछ हैं। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र में तो हम लोग पढ़ लिए पहले मानव नेत्र के बारे में, क्योंकि ये भी एक क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। और कुछ और यंत्र हैं उनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र लेंस, ठीक है, प्रिज्म और क्या, दर्पण, इन्हीं के यूजेस से, ठीक है, इन्हीं के उपयोग से हम कुछ यंत्र बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक यंत्र। जैसे आपकी आती है क्या, सूक्ष्मदर्शी आती है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी। और क्या आता है आपके, बहुत से हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी, परिदर्शी। ठीक है, क्या होते हैं, परिदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी में एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी में आते हैं आपके क्या, खगोल दूरदर्शी, खगोल दूरदर्शी। बस एक होता है परिदर्शी, इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, खगोल दूरदर्शी। और भी आपके बहुत से दूरदर्शी हैं। ठीक है, संयुक्त दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में एक सरल सूक्ष्मदर्शी आ गई और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है, तो वह प्रकाशिक यंत्र जो छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता है, यानी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी जो हमें हमारी आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यदि उसे भी दिखना हो तो हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म यानी छोटे और दर्शी मतलब दिखाने वाला, यानी छोटे चीज़ों को दिखाने वाले को ही हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, जिसमें से हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आता है। तो समझेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। तो सब लोग देखे होंगे, या पेन का, जैसे पेन डब्बा खरीदते थे बहुत लोग, जैसे तो उसमें एक मिलता था ऐसा देखें, इसे बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ये होता है आपका उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस।
और इसको एक रिंग गोले मतलब गोले नुमा रिंग में इसको फंसाया रहता है और इसमें एक हैंडल लगा होता है, ठीक है, हैंडल। तो इससे हमारा बन जाता है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटी वस्तुओं को हम थोड़ा उसका बड़ा प्रतिबिंब करके देख लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है 1 प्लस d/f। सबको पता है, जहाँ पे d क्या है, न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी, और f क्या है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये होती है हमारी आवर्धन क्षमता होती है। ये कब होता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पे बना होता है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पे बनता है, न्यूनतम दूरी पे बनता है, तब होती है आवर्धन क्षमता इतनी। यदि वही प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो, प्रतिबिंब कहाँ हो प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पे, तब आवर्धन क्षमता d/f होता है। क्या होता है, d/f होता है, ठीक है। तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है, 1 प्लस d/f, और अनंत के लिए क्या होती है, m बराबर d/f। इन फार्मूलों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग हम लोग छोटी वस्तुओं को ही देखने में करते हैं, यानी ये अत्यंत सूक्ष्म छोटी वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो, बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, जो हमारी स्पष्ट आंखों से भी न दिखाई देता हो, ठीक है। जैसे आप खून में जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या जो पेड़ पौधे की जो जाइलम फ्लोएम, यानी उनके अंदर जो देखना है पार्ट्स को, क्लोरोफॉर्म को, तो उनको देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, दो लेंस उपयोग होते हैं, जैसे ऐसा लेंस बनता है और एक बड़ा लेंस होता है, ठीक है। ये जो छोटा लेंस होता है ये वस्तु की तरफ होता है, किधर होता है, वस्तु की तरफ, तो इसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। और एक जो हमारी आंख की तरफ होता है इसको बोलते हैं क्या, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है, नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो सुनिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो ये भी क्या होता है, छोटी वस्तुओं को देखने में ही प्रयोग होता है। इसका भी हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, क्योंकि ये जो होता है छोटी वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और जो हमारा जो लेंस होता है वस्तु की तरफ होता है तो उसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, और जो नेत्रिका की तरफ होता है यानी जो हमारी आंख की तरफ होता है वो उसे क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। जो अभिदृश्यक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कम होती है, और जो नेत्रिका लेंस होता है उसका फोकस दूरी अधिक होती है, बड़ी होती है, ठीक है। बात कर लें, जैसे ऐसे बना होता है, ये नली में एक होता है ऐसे, ठीक है। और बात करें इसकी आवर्धन क्षमता की, जैसे इसकी आवर्धन क्षमता की बात किए थे, ठीक है। तो इसकी बात करें आवर्धन क्षमता की, तो जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो तो उस समय जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है m बराबर वो होता है V/UO ब्रैकेट में 1 प्लस d/FE। बात समझ में, ये हमारी क्या होती है, आवर्धन क्षमता। कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पे हो। जहाँ पे VO क्या है, VO क्या है, तो V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। UO मतलब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात। 1 प्लस D का मतलब समझते हैं स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, और FE का मतलब समझते हैं क्या, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। O से है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस, जो भी O रहेगा समझिएगा वो ऑब्जेक्टिकल लेंस का है, अभिदृश्यक लेंस का है। U होगा तो अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब की दूरी होगी, U होगा तो अभिदृश्यक लेंस की
वस्तु की दूरी होगी। यदि यहीं FO होता तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती, और E है तो E से नेत्रिका, I समझिएगा I, ठीक है, O से ऑब्जेक्ट, E से I। बात समझ में आई? तो ये होता है स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पे इसकी आवर्धन क्षमता, ये होती है, ठीक है। और इस समय जो नली की लंबाई होती है, यानी ये जो नली की लंबाई होती है वो होती है नली की लंबाई, नली की लंबाई, तो नली की जो लंबाई होती है UO प्लस FE, UO प्लस, अरे UO बोल रहे हैं, VO प्लस FE, इसी को जोड़ देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, नेत्रिका लेंस की, अरे सॉरी, इस नलिका की क्या होती है, लंबाई। यानी जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसकी नली की लंबाई हो, लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिकल लेंस यानी जो अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी होगी और जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, उस नली की लंबाई, यानी वो नली कितनी लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कब? जब प्रतिबिंब स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तब। बात करते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, ठीक है, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे। दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने, तो उस समय जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है M बराबर, वो हो जाती है क्या, L माइनस L अपान FO, माइनस L अपान FO इंटू D अपान FE, ये हो जाता है फॉर्मूला। और उस समय जो नली की लंबाई होती है, नली की लंबाई, नली की लंबाई वो क्या हो जाती है, सिर्फ VO। बात समझ में आई? कब? जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तब। तो ये दोनों कंडीशनें आपको याद रखनी है। बात समझ में आई है? आगे आपको कुल फॉर्मूला एक डायग्राम द्वारा दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आगे बात करते हैं दूरदर्शी की, जिसमें से खगोल दूरदर्शी की बात करेंगे। तो इसको नोट करिएगा, आवर्धन क्षमता दोनों को समझ गए, स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पे और अनंत पे क्या होती है, बात समझ में आ गया। चलिए, ये जो L है ना, L नली की लंबाई है, L जो क्या है, नली की लंबाई है वहां पे। और FO FE के बारे में तो मैंने बता ही दिया। FO क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, और FE क्या है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। बात समझ में आई है, नोट करिए इसे। चलिए बात करते हैं दूरदर्शी में। तो दूरदर्शी मतलब क्या होती है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी जो आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, आकाश तारे जी, यानी जो आसमान में तारे दिखते हैं, उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे खगोल दूरदर्शी। क्या? खगोल दूरदर्शी, ठीक है, खगोल दूरदर्शी। तो देखिए इसकी बनावट क्या होती है, तो ये भी एक नली में होती है, ठीक है, लेकिन जो वस्तु की तरफ होता है उधर थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, और जिधर आंख की तरफ रखते हैं उसे थोड़ा छोटा बनाते हैं। यानी जो अभिदृश्यक लेंस होता है इसमें वो बड़ा होता है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है, और नेत्रिका लेंस क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, ऐसा होता है आपका क्या, खगोल दूरदर्शी। इसका प्रयोग जो आकाशीय पिंड होते हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी जो दूर स्थित होते हैं, जो दूर स्थित बहुत दूर होते हैं पिंड, उनका जो आंख पे दर्शन कोण बनता है बहुत छोटा बनता है, और उसी दर्शन कोण को बड़ा करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं खगोल दूरदर्शी, जिससे हमें वस्तु कई गुना बड़ी दिखाई देती है जो बहुत दूर है, ठीक है, कई लाख किलोमीटर दूरी पे वस्तुएं हैं, उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग खगोल दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई है? बात करें इसकी आवर्धन क्षमता, तो जब यह न्यूनतम दूरी, स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पे हो, न्यूनतम दूरी पे रहो अर्थात D पे हो, तब जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है माइनस FO अपान FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D होती है, ठीक है। और जो नली की लंबाई होती है, यानी इस नली की जो लंबाई होती है, नली की लंबाई
वो क्या होती है, FO बराबर FE से थोड़ा कम होती है, से कम, वो भी कितना, थोड़ा कम होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होती है। ठीक है, कब, जब न्यूनतम दूरी यानी D पे हो तब इसकी आवर्धन क्षमता इतनी होती है और नली की लंबाई FO या FE से थोड़ा सा कम होता है। दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पे हो। ठीक है, अनंत पे हो तो उस समय क्या होती है, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO अपान FE होता है और जो नली की लंबाई होती है, नली की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, FO प्लस FE, ये हो जाती है हमारी नली की लंबाई। बात समझ में आई है। उस समय जो FO और FE होता है वो दोनों एक बिंदु पे हो जाता है और इसी की दूरी को नाप ले हम लोग, ऐड कर ले तो नली की लंबाई ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारी क्या, खगोल दूरदर्शी। जब वो न्यूनतम दूरी पे हो तो उसकी आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई क्या होती है, और जब अनंत पे हो प्रतिबिंब तो उसकी आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई क्या होती है। यही याद रखने की चीज होती है आपकी दूरदर्शी में। ठीक है दोस्तों, तो इतना नोट हो गया। हमने बताया था एक परिदर्शी के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं परिदर्शी के बारे में, उसके बाद से लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं परिदर्शी। मैंने बताया था परिदर्शी, परिदर्शी का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग छुप के, ठीक है, छुप कर हम अपने आसपास की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं, उस यंत्र को बोलते हैं परिदर्शी। और इसका प्रयोग हम लोग पनडुब्बियों में, ठीक है, जहाज़ों में सब करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, परदर्शी। इसका प्रयोग क्या, कहाँ करते हैं, तो वहीं पनडुब्बियों में, युद्धपोतों में, क्रूजर में आदि में किया जाता है। और मेन इसका यही रीज़न है कि हम लोग इसे छुपकर सारी वस्तुओं को देख सकते हैं इधर उधर की, इसलिए हमें इसे पनडुब्बियाँ, जैसे हमारी जो सुरक्षा एकेडमी है, ठीक है, उनमें जैसे सुरक्षा एकेडमी हमारी पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, युद्धपोत हैं, उनमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका, परिदर्शी का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो लेसन होता है समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 7 के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।